हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी कैम क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर कवर कर रहे हैं और 11 क्वेश्चन तक हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन 12 to 18। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन वाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो हमें कह रहा है कि जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन की, वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से जो है वो कम क्यों है। तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन और ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, यहाँ पर देखिए कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर s करेक्टर की बात करें तो s करेक्टर sp2 हाइब्रिडाइज्ड में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू sp3। अगर s करेक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, एज कंपेयर टू दिस कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा क्लोरीन की तरफ जाने नहीं देगा। इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है तो क्लोरीन इजीली इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले सकता है। तो डायपोल मूवमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। सो पोलैरिटी किस में ज्यादा क्रिएट होगी, इसमें क्रिएट होगी, क्योंकि ये कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बाउंड करके नहीं रख रहा, क्लोरीन की तरफ जाने दे रहा है। तो इसमें जो आपके पास पोलैरिटी ज्यादा होगी, इसीलिए इसकी डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगी। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देता है, तो बेंजीन का हम ये बोल सकते हैं कि -R करेक्टर होगा या -R इफेक्ट होगा बेंजीन रिंग का। -R इफेक्ट क्लोरोबेन, क्योंकि रेजोनेंस इसी में ही पॉसिबल है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -R इफेक्ट जो है बेंजीन रिंग का क्लोरोबेंजीन में, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन क्लोरीन वाले बॉन्ड की उसको डिक्रीज करेगा। इस वजह से पोलैरिटी फर्दर डिक्रीज होगी और डायपोल मोमेंट भी क्लोरोबेंजीन में क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स, दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। अब हमें एक चीज पड़ी हुई है, लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर चीजें पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में जाके मिक्स होता है और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाकर मिक्स होता है। इसको हम कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड। वी नो एल्काइल हैलाइड्स क्या है, पोलर है। और वाटर क्या है, वाटर भी पोलर है। तो एल्काइल हैलाइड हालांकि पोलर हैं फिर भी वो वाटर में इमिसिबल क्यों है, उसका रीजन हमें यहाँ बताना है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज जो है वो वाटर में मिसिबल होगी। अगर कोई भी चीज वाटर, हम जनरली सॉल्वेंट वाटर लेके चल रहे हैं इसलिए मैं वाटर की ही बात कर रही हूँ। तो कोई भी चीज वाटर में जो मिसिबल होगी कब होगी, अगर सोल्यूट और जो वाटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर सोल्यूट और वाटर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होंगी किससे, इंडिविजुअल सॉल्यूट सॉल्यूट और इंडिविजुअल वाटर वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आपने कोई भी सॉल्यूट, यहाँ पर अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो एल्काइल हैलाइड और वाटर में जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होनी चाहिए एल्काइल हैलाइड की जो आपस में इंटरेक्शन है और वाटर की जो आपस में इंटरेक्शन उससे। तो एल्काइल हैलाइड हालांकि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है एल्काइल हैलाइड में, क्योंकि पोलर हैं तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस यहाँ पर काम करती हैं। कौन सी इंटरेक्शंस काम करती हैं यहाँ पर, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। दूसरी चीज वाटर के बीच में बात करें तो वाटर में हमें पता है कौन सी बॉन्डिंग का काम करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है ना, किसके बीच में, एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में। तो एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आ रही हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है इनकी इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। या दूसरे शब्दों में भी बोले कि एल्काइल हैलाइड जो है और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो वीकर हैं इंडिविजुअल इंटरेक्शन से। इंडिविजुअल मीन्स वीकर हैं डायपोल डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इस वजह से हालांकि एल्काइल हैलाइड पोलर है बट वो वाटर में इमिसिबल है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों प्रिपेयर किया जाना चाहिए, तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कहीं भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ, कहीं भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो रिएक्ट करके अल्केन बना देते हैं। हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है, कोई भी हाइड्रोजन जो है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ लगा हुआ है, जो भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ लगा हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो डायरेक्टली अल्केन बना देता है। और मॉइस्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वाटर अगर प्रेजेंट होगा तो वाटर में
हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ बाउंड हो गया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है क्या बना देंगे, एल्केन। जो रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसे होती है, RMgX प्लस H2O। यहाँ से आपके पास क्या करेगा, ये इसका हाइड्रोजन ले जाएगा और बाकी बचा हुआ जो स्पीशीज है एज अ साइड प्रोडक्ट वो निकाल देगा। सो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाना चाहिए। अगर हमने वार्ड मॉइस्चर की प्रेजेंस में इसको प्रिपेयर कर दिया, या हाइड्रस कंडीशन में हम बोल सकते हैं इसको प्रिपेयर कर दिया, तो ये एल्केन बना देगा, इसका जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गिव द यूज ऑफ फ्रियॉन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफोम। ये आप इजीली अपनी बुक में से देख सकते हैं, जो जो यूजेस आप लर्न करना चाहें वो आप इसमें लर्न कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें मेजर प्रोडक्ट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बात करनी है। देखते हैं, हमारे पास पहला है हमारे CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI एसीटोन इन हीट। हमें पता है किसकी कंडीशन होती है, ये फिंकल-स्टेन रिएक्शन की कंडीशन है, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2I। मेजर प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट NaCl। इसका नाम क्या होगा, 1-आइडोप्रोपेन। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास CH3 थ्राइस CBr KOH इथेनॉल, अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन या आप बोल सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा दैट इज योर CH3। यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपीन। थर्ड की बात करते हैं, देखिए यहाँ NaOH के साथ रिएक्शन है वाटर में, एक्वस मीडियम में है, तो डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है, तो सिर्फ Br की जगह आपने क्या लिख देना, OH, CH3CHOH, और साथ में क्या बन गया, CH2 CH3, साइड प्रोडक्ट विल बी NaBr। नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2-ऑल। नेक्स्ट की बात करते हैं, CH3 CH2Br KCN इन एक्वस इथेनॉल। KCN है और साथ में क्या है आपके पास, एक्वस इथेनॉल है, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था जब भी आप KCN की बात करते हो तो KCN मतलब आपके पास कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होगी, AgCN होता तो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CN प्लस KBr, CH3 CH2 CN प्लस आपके पास KBr। इसको आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। साइनो इथेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, C6H5ONa प्लस C2H5Cl। डायरेक्टली आपके पास क्या बन जाएगा, ये NaCl निकल जाएगा और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, सोडियम एल्कोक्साइड हमने यहाँ पर लिया है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट, इट विल बी C6H5O C2H5 प्लस NaCl। आप आगे पढ़ोगे इसका नाम क्या होता है, फिनिटॉल के नाम से भी ये जाना जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, CH3 CH2OH प्लस SOCl2। यहाँ क्या बनेगा आपके पास, अच्छा मेथड होता है प्रिपेयर करने का, क्योंकि साइड प्रोडक्ट्स जो हैं गैसेज होते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। नेम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, परोक्साइड के साथ HBr के एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ फॉलो होने वाला है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल हमें क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्ट वहां जाकर अटैच होगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये बनेगा CH3 CH2, देन आपके पास बनेगा CH2, देन हमारे पास क्या बनने वाला है, CH2Br, क्योंकि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाकर लगेगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-ब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद इसकी बात करें, HBr है, नॉर्मल एडिशन है, मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल हमें क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्ट वहां जाकर लगेगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगी। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, CH3, यहाँ पर CH2, देन हमारे पास आ गया C, और यहाँ लग गया Br, और यहाँ पर हमारे पास 2 CH3 थे तो ये 2 CH3 हमने लगा दिए, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KCN इथेनॉल विद H2O एंड ब्यूटाइल साइनाइड। तो इसका मैकेनिज्म हमें कैसे करना है वो देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ये सम दिया हुआ है NBuBr ब्यूटाइल ब्रोमाइड है प्लस KCN है, साथ में दिया हुआ है ETOH दैट इज योर इथेनॉल विद वाटर, और बन क्या रहा है NBuCN।
तो हमें पता है ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। सो SN2 रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर KCN जो है ये क्या एक आयनिक स्पीशीज है जिसमें K पॉजिटिव और CN नेगेटिव बनेगा। और CN नेगेटिव जो है या साइनाइड जो है ये क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसकी दो डोनर साइट्स हैं बट एक टाइम पे ये एक साइड के थ्रू ही डोनेट करेगा या अटैक करेगा। तो अब इस केस में कहाँ पर अटैक होगा, तो हमें पता है अगर चॉइस है इसके पास अटैक करने की तो ये कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो हम इसका अगर मैकेनिज्म लिखें तो हम कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे, K पॉजिटिव CN नेगेटिव प्लस ब्यूटाइल को खोल देते हैं CH3 CH2 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 देन Br। उसके बाद देखिए चार्जेस का सेपरेशन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर ये अटैक करेगा इसके थ्रू तो ये लिविंग ग्रुप जो है निकल जाएगा। अब कहाँ से अटैक होगा, अटैक थ्रू द कार्बन, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो CH3 CH2 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 CN बनेगा प्लस साथ में बन गया हमारे पास KBr। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Arrange the compounds of each set in the order of reactivity toward SN2 displacement। हमें इनको अरेंज करना है किसमें, SN2 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पैंटेन 2 ब्रोमो पैंटेन बना के देखते हैं कैसे हमारे ये स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। तो 1 ब्रोमो पैंटेन हमारे पास है। 1 ब्रोमो पैंटेन कैसे बनेगा, CH3 CH2 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 Br और 2 ब्रोमो पैंटेन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2। सपोज हमने Br यहीं से ले लिया 1 2 3, हमारे पास 4 हो गया यहाँ पर और ये बन गया CH3 2 ब्रोमो पैंटेन। देन हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाते हैं 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है 2 पे मिथाइल है और टोटल हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सो हमारे पास ये हो गए CH2 CH3, ये हमारे पास सिस्टम बन गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें बताना है रिएक्टिविटी। सो SN2 रिएक्शन जो है उसमें हमें देखना होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है उस कार्बन पे जो कि लिविंग ग्रुप के साथ अटैच है। जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी। तो अगर हम बात करें इस केस में तो यहाँ पर ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। तो हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होते हैं इन SN2 रिएक्शंस इट विल बी 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन मिथाइल। तो अगर हम इस केस की बात करें तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है सबसे ज़्यादा इस केस में है, इसीलिए रिएक्टिविटी इसकी सबसे कम होगी। सो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहने वाला है 1 ब्रोमो पैंटेन देन 2 ब्रोमो पैंटेन देन योर 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सो ये ऑर्डर रहने वाला है, हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना था। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बना के देखते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि हमारे पास कैसा सा इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो देखिए हमारे पास ये हो गया CH3 CH CH3 देन CH2 CH2 Br। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देन हमारे पास था 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बनाते हैं इसको भी, CH3 C Br CH3 CH2 CH3 it will be 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। So it will be CH3 CH CH3 CH Br CH3। So it will be 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब हमें देखना है SN2 में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होने वाली है। तो अब देखते हैं अगेन हम यहाँ पर अगर कंसीडर करें 1 2 एंड 3 डिग्री के रिस्पेक्टिव, तो ये हमारे पास हो गया 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री 2 डिग्री होपफुली आपको देखना आता होगा। 1 डिग्री का मतलब क्या है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है जिस कार्बन पे, वो कार्बन फर्दर एक कार्बन से कनेक्टेड है।
जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज योर 3 डिग्री। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज योर 2 डिग्री। तो अगेन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो कॉरस्पॉन्डिंगली 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, देन आपके पास 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, देन आपके पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहने वाला है। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स बना के। सो हमारे पास है पहला 1 ब्रोमो ब्यूटेन, सो इट विल बी CH3 CH2 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 Br। देन हमारे पास है, इसका नाम लिख देते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन। देन हमारे पास है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये स्ट्रक्चर हो गया। नाम लिख दें 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। द नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। इट विल बी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लास्ट हमारे पास 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब देखिए यहां पर हमें देखना है, इसका पहले नाम हम मेंशन कर दें, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगेन हमें स्टेरिक हिंड्रेंस को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं, ये सारे ही हमारे पास प्राइमरी हैं, ये सारे ही हमारे पास क्या है 1 डिग्री हैं। तो हमें यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस देखनी है। अब स्टीरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्टीरिक हिंड्रेंस भी बढ़ती जाती है। सो स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस विद द सब्स्टिट्यूएंट। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, अगर जो कार्बन है जिस पे आपके पास लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, आई एम राइटिंग इज Lg, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, वो कार्बन और उसके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उससे दूर होंगे तो वहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो हम बात बोल सकते हैं कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस है SN2 रिएक्शन में वो इंक्रीज होगी जब आपके पास जो डिस्टेंस है सब्स्टिट्यूएंट का, कार्बन एटम जिस पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उससे डिक्रीज होता जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो देखो यहाँ पर तो डायरेक्टली स्ट्रेट चेन है, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये तो नंबर 1 पे आने वाला है रिएक्टिविटी में, तो इसको नंबर 1 दिया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहने वाला है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बट सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन से थोड़ा दूर है कंपैरेटिव टू इस केस में। देखो इस केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल ने, अगर हम न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा दूर दिखाएं तो आपको शायद इजीली समझ आएगा, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक करना है तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर थोड़ा पास में है। तो इन दोनों में से अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे तो इसकी रिएक्टिविटी को नंबर 2 दिया जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी को नंबर 3 दिया जाएगा। और यहाँ तो वैसे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो ये जो है रिएक्टिविटी और कम हो गई तो इट विल बी नंबर 4। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5 विच विल बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। तो हमें देखना है कि इन दोनों में से एक्वस KOH से कौन सा इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स को अगर लिखें तो ये ऐसे भी लिख सकते हो और आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इट इज़ योर बेंजाइल क्लोराइड। दूसरा अगर हम बात करें C6H5CH और यहाँ पर है Cl और ये भी है C6H5, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कुछ लिख सकते हो, C6H5 ये हो गया, CHCl हो गया और ये हो गया C6H5। ठीक है, तो अब हमने बात करनी है एक्वस KOH के द्वारा कौन सा इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा। सो जब हम बात कर रहे हैं एक्वस KOH की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम देख रहे हैं क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के साथ स्टेबलाइज्ड होता है कार्बोकेटाइन। तो हम पहले कार्बोकेटाइन बना के देखेंगे इसमें दोनों ही केसेस में। तो हमने इसको सिंपल वे से लिखा C6H5CH2Cl, यहाँ से Cl नेगेटिव चला गया, कुछ इस तरह से 2 बन गया C6H5CH2 पॉजिटिव। सेकेंड केस की अगर हम बात कर रहे हैं C6H5CHCl,
फिर हमारे पास यह आ गया, इसमें से भी क्लोरीन जो है वो चला गया, क्या बन गया C6H5CH पॉजिटिव और C6H5। तो आप इजीली देख सकते हो इन दोनों में से कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा होने वाला है। पहली बात, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। दूसरी चीज, ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन एक रिंग के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ पर 2 रिंग के साथ रेजोनेंस में है। तो हाइड्रोलाइसिस जब हम एक्वस क्यूएच के साथ कर रहे हैं तो उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हाइड्रोलाइजेशन जो उसका वो हाइड्रोलाइज्ड इजीली होगा बाय क्यूएच के द्वारा, एक्वस क्यूएच। सो इन दोनों में से जो आपके पास कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो हमें पता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इसमें 2 डिग्री जो है कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये वाला जो C6H5CHCl C6H5 will be easily hydrolyzed by aqueous KOH। तो इनमें से कौन सा easily hydrolyzed होगा, ये वाला कंपाउंड easily hydrolyzed हो जाएगा by aqueous KOH। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पैरा वाला आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन है, बना के देखते हैं, 2 क्लोरीन्स हैं, दोनों पैरा पोजीशन पे हैं, वो बोल रहा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और सॉलिबिलिटी कम है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। सो ये हमारा ऑर्थो वाला हो गया और ये हमारे आप जो बनाएंगे वो मेटा वाला हो गया। तो अब देख सकते हैं, हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ अगर हम सिमेट्री की बात करें, कुछ इस तरह से यहाँ सिमेट्री भी आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल होने की वजह से ये इजीली जो है क्रिस्टल लेटिस में फिट हो जाएगा। सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होगा, इजीली क्रिस्टल लेटिस में ये फिट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एक क्रिस्टल लेटिस को तोड़ने के लिए, किस वाले के, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की। क्योंकि जो चीज़ इजीली फिट हो रही है वो ज़्यादा स्टेबल हो रही है तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और सॉलिबिलिटी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। सो हमने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 to 18 कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।